अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गोल्डन रिंग ऑन स्पेशल टीवी एंड आपका होस्ट आमिर अली एंड विद सम वैल्यूएबल गेस्ट। मेरे साथ गोल्डन रिंग के जो प्रेसिडेंट हैं वो तशरीफ़ फरमा हैं हसनैन रज़ा साहब, और हसनैन रज़ा मिर्ज़ा बड़ी रिनाउंड शख्सियत है। इसके साथ हमें ज्वाइन किया है ऑन जूम लिंक हसन दाऊद भट्ट साहब। डॉक्टर हसन दाऊद भट्ट साहब एक बड़ी ही काबिले इज़्ज़त शख्सियत है माशाल्लाह। इनका प्रोफाइल इतना बड़ा है कि अगर मैं इनके प्रोफाइल पे जाऊंगा तो एक बड़ा लंबा टाइम लगेगा। ही इज़ एसोसिएट प्रोफेसर at Bahria University right now. He was a CEO for Board of Investment. He was the CEO for the Special Economic Zone. He was the Project Director for BRI. और इस पे हम ख़ास तौर पे बात करेंगे कि ये जो BRI का नाम लिया गया, ये BRI का नाम क्यों लिया गया। हमारे मोस्टली व्यूअर्स को ये समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ BRI। एंड सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपसे ही शुरू करता हूँ, और आपने जैसे सबसे पहले आपके नाम के साथ आया BRI, तो इवन दैट क्या आप थोड़ा सा BRI को पहले ब्रीफ करेंगे? थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द शो। जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये प्रेसिडेंट शी और गवर्नमेंट ऑफ चाइना का सबसे बोल्ड, सबसे एग्रेसिव और सबसे प्रैग्मेटिक इनिशिएटिव है। ये 2013 में सेंट्रल एशिया में जब प्रेसिडेंट शी ने टेक ओवर करने के बाद विजिट किया तो उधर उन्होंने अनाउंस किया, और उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अनाउंस किया। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट इन द सेंस ये है कि प्रेसिडेंट शी की जो ग्लोबल आउटरीच है, जो ओवरऑल डेवलपमेंट एजेंडा है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, ये उसके अंदर आता है। इसके अंदर इस वक्त तक ओवर 100 कंट्रीज ज्वाइन कर चुकी हैं, जिसमें अक्रॉस रीजन है। ये एशिया को यूरोप के साथ और सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करना है, और चाइना के जो ट्रेड और इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स या नैरेटिव्स हैं उसको करना है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसका एक मेन पिलर है, इसका मेन कॉरिडोर है। 6 कॉरिडोर हैं इसमें, और इसको इन तमाम कॉरिडोर से आई थिंक सबसे ज्यादा प्रैग्मेटिक, सबसे ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की है। इसके जरिए हमने यहाँ पे ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि एनर्जी, ऑप्टिकल फाइबर, गवादर डेवलपमेंट, मैरीटाइम सेक्टर डेवलपमेंट, और साथ साथ हमने रूरल अर्बन सिनर्जी, रीजनल कनेक्टिविटी हासिल की है। ये आपको बात और आपके सामने को पता होनी चाहिए कि इस आजकल के दौर में जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन अंडर थ्रेट है, वो ममालिक जो अपनी ज्योग्राफी, अपनी रीजनल कनेक्टिविटी को लेवरेज कर लेते हैं, और साथ साथ जिनके पास बड़ी ह्यूमन रिसोर्स है, उनको टॉप 50 इकोनॉमीज में आने के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस नहीं होने चाहिए। और जो 2050 तक टॉप 50 इकोनॉमीज आइडेंटिफाई की, इसी वजह से पाकिस्तान को उसमें शामिल किया। और ये तमाम वो चीजें जिनको लेवरेज करके नेचुरल एंडाउमेंट में पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, और आहिस्ता आहिस्ता स्लोली कर भी रहा है। Yes, that is very wonderful. Dr. Sab, directly coming to one more question, what is the difference between the trade route and economic corridor? अभी आपने जैसे जिक्र किया कि it is a corridor, तो कॉरिडोर क्या ट्रेड रूट ही होता है, या इसमें दोनों में कोई थोड़ा सा डिफरेंस आता है? जी, थोड़ा सा डिफरेंस इन सेंस ये कि ट्रेड कॉरिडोर एक्सक्लूसिव ट्रेड एक्टिविटीज के लिए होता है। आपको पता है ट्रेड और टेक्नोलॉजी ऐसी चीजें होती हैं जो लोगों को पीपल टू पीपल इंटरेक्शन को बढ़ाती भी हैं, और साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट भी जनरेट करती हैं। और जो कॉरिडोर्स होते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को रादर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखते हैं, जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ट्रेड उसका हिस्सा होता है, जिसके अंदर कनेक्टिविटी एक मेजर एस्पेक्ट के तौर पे आती है। और कनेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, सीमलेस ट्रेड, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। यस, दैट इज, ये तो सबसे पहले हमारे समझने की जरूरत थी कि एक्चुअली व्हाट इज अ ट्रेड रूट एंड व्हाट इज इकोनॉमिक कॉरिडोर, जबकि हम हमेशा CPEC को कहते हैं इट्स अ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो डॉक्टर साहब मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आपने पहली दफ़ा मुझे एक चीज़ से कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि कॉरिडोर जो होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट फ्री होते हैं, वहाँ पे कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स जनरेट नहीं होते जो कि इकोनॉमी से हट के भी हो सकते हैं। मुझे हसनैन मिर्ज़ा साहब आपसे ये क्वेश्चन करना पड़ेगा कि आप इसको कैसे लेते हैं कि अगर ये पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि एक बड़ी देर से इट इज़ ऑलवेज लाइक इन द बुक्स, और यहाँ इसकी आपको प्रैक्टिकलिटी भी देख रहे हैं, कुछ सामने आ रहा है, लाइक ठीक है फेज़ 1 मुकम्मल हो गया,
फेज 1 के बाद हम बड़ी देर से सुन रहे हैं फेज 2, क्या हमारी कोई प्लानिंग का या कुछ इस तरह का कुछ प्रॉब्लम चल रही है कि हम उसको प्लान नहीं कर पा रहे? इसके बारे में प्लीज जरा। थैंक यू आमिर साहब एंड डॉक्टर साहब आपका भी वेलकम टू यू आल्सो। मैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब की ये जो उन्होंने बात की है उसको ही थोड़ा सा लेके आगे चलूँगा, बाद में आपके सवाल का भी दे दूँगा। आपने जो एक सवाल पूछा था डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड ट्रेड कॉरिडोर्स, तो डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। उसमें एक दो पॉइंट्स और भी थे कि जो बेसिस होती है इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने के लिए वो शुरू तो ट्रेड रूट से होती है। अगर आपने हिस्टोरिकली देखें तो जितने भी ट्रेड रूट्स थे उनके गिर्द जो थे वो फिर आहिस्ता ऐसा डेवलपमेंट हुई। तो जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि ट्रेड कॉरिडोर जो है ये एक खाली सड़क या एक रेलवे लाइन उसका नाम नहीं, ये एक पूरा कल्चर डेवलप होता है जिसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी खाली ट्रेड नहीं होती, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये एक मेजर जो आपका जो डिफरेंस की आप बात कर रहे थे ना कि वो एक इसका सबसेट है। ये मेजर जो है जो हिस्टोरिकली इसके जो पहला कॉन्सेप्ट अगर आप जाएँ ओल्ड चाइनीज़ फिलॉसफी जो उनकी हिस्ट्री में जाएँ तो चाणक्य और कन्फ्यूशियस वगैरह उन लोगों ने इसकी बात की हुई उस टाइम पे। जो आज का जो शेयर्ड डेस्टिनी और शेयर्ड फ्यूचर के जो बात हो रही है वो कन्फ्यूशियस उन लोगों ने पहले बात की थी कि जी एंड व्हाट दे वर टॉकिंग कि जी इकोनॉमिकली मेक अ कम्युनिटी, ह्यूमन इकोनॉमिक बाउंडेड कम्युनिटी होनी चाहिए जो सबकी है। तो ये बेसिक वहाँ से सारा कुछ शुरू हुआ। तो वो तो इकोनॉमिक कॉरिडोर का। अब आपने बात किया जो सेकंड पार्ट था आपका, जल्दी हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई हमें, जो हम पिछले दिनों से डॉक्टर साहब विल आई थिंक मुझे वो बैक सपोर्ट करेंगे, हमारे बड़े बड़े लोग साहिब इक़्तिदार जो वहाँ पे भी बैठे हैं बड़े लोगों की जगहों पे, उनको यही डिफरेंस जो आपने सवाल डॉक्टर साहब से पूछा मैंने भी बताया कि जी ट्रेड कॉरिडोर और ये होता क्या, उनको इसका पता नहीं है। वो इसको समझते थे कि ग्वादर से एक सड़क चलेगी और चाइना चली जाएगी या रेलवे लाइन चलेगी एंड दैट्स इट। तो हमें इतनी प्रॉब्लम आती थी अपनी मीटिंग्स में कि हमें फिर एक बाकायदा किताब लिखनी पड़ी, बेसिक बुक जो मैं ये ले भी आया हूँ, अगर आप लोगों को दिखा ये आप देख सकें, इसके ऊपर कैमरे पे आ सके, आई थिंक इधर आएगी। तो उसके अंदर हमने इस किताब को इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बताया कि ये ट्रेड जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो होता क्या है, उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उसकी पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो उसकी इम्पैक्ट्स है या जो होती है वो क्या होती है। तो ये बेसिकली हमारा जो इशू इस वक्त यहाँ पे आया है, एक बहुत बड़ा इशू आया। आपने कहा फेज़ 2 की बात की, फेज़ 1 हम ओपनली कहते हैं जी हो गया जी हो गया। हमारे हिसाब से फेज़ 1 प्रॉपरली जिस तरह होना चाहिए था हम नहीं कर सके, और उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि लोगों के करने वाले जो बैठे हुए थे उनके अपने ही कॉन्सेप्ट्स कॉरिडोर के बारे में क्लियर नहीं थे। अब हम इस चीज़ को पुश करते हैं, अपनी जो हमारी जो थिंक टैंक है गोल्डन रिंग इकोनॉमिक फोरम जो है ग्रेफ, उस पर हम ये पुश कर रहे हैं कि फेज़ 2 में खुदा के लिए जो चीज़ें आपने लेसन्स लर्न फ्रॉम द फेज़ 1 जो है उनकी बेस के ऊपर हम आगे चलें और फेज़ 2 को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करें, जिसके लिए आपको स्टेक होल्डर विच इज़ अ प्राइवेट स्टेक होल्डर ऐसे उसको लेके आना पड़ेगा ऑन बोर्ड। आप हमेशा एम्फसाइज करते हैं ऑन द प्राइवेट स्टेक होल्डर्स, लाइक मे बी इसका मतलब मैं तो पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप भी ले सकता हूँ। मुझे वापस आना पड़ेगा सर हसन दाऊद भट्ट साहब की तरफ। प्रोफेसर साहब, जो जियोपॉलिटिकल जो पोजीशन चल रही है इन यूरोप, हम एक देख रहे हैं कि यूरोप में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है जो बड़ी देर से रेज हुआ है। इट्स बीन ओवर एन ईयर and we can see like there are every day some new developments। अभी भी एक अलास्का में एक मीटिंग हुई है प्रेसिडेंट पुतिन की एंड प्रेसिडेंट ट्रंप की, और उसमें भी कोई 3 घंटे की मीटिंग में कुछ चीज़ें सामने आना शुरू हुई हैं। तो हाउ डू यू टेक इट लाइक, और इसके साथ मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था। एक तो गजा पे अटैक किए हुए आज तकरीबन 1.5 साल तकरीबन होने वाला है, और कितने लोग हैं जो वहाँ पे जो शहीद हो चुके हैं, जिनको बिल्कुल नहत्ते लोगों को सज़ा मिल रही है। और फिर जब वही एक अटैक जब ईरान पे किया जाता है तो ईरान उसे स्ट्रांगली रिटेलिएट भी करता है, और ये भी एक ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको जियो इकोनॉमिकली किसी न किसी जगह पे लेके जाती हैं। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा अपनी ऑब्जर्वेशन बताइए। बहुत शुक्रिया। आई थिंक ग्लोबलाइजेशन जैसे मैंने कहा कि अंडर थ्रेट है, वेस्ट जो है वो प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच की तरफ जा रहा है, वेयरएज एशिया के अंदर ओपननेस हो रही है और उसको लीड कर रहा है चाइना। साउथ साउथ कोलैबोरेशन बढ़ रही है। पिछले 10 साल के अंदर तकरीबन
डबल हो गई है ट्रेड साउथ साउथ कंट्रीज के दरमियान। साउथ साउथ जो कंट्रीज हैं वो ब्रिक्स, BRI, SCO इनके थ्रू एक एग्रेसिव अप्रोच ले रहे हैं। उनकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है फाइनेंशियल सिस्टम्स के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर, ट्रेड के अंदर, वो बहुत सिग्निफिकेंट है। और इसकी वजह से कुछ फ्रिक्शंस भी आ रही हैं। आप देख रही हैं वेस्ट जो डोमिनेट करता रहा है तकरीबन पिछले 100 साल से, US और उससे पहले भी वेस्टर्न कंट्रीज, उनको अपनी डोमिनेंस चैलेंज में नजर आ रही है। तो आपको नजर आएगा कि बहुत सारे फ्रॉम यूनिपोलर वर्ल्ड एक मल्टीपोलैरिटी की तरफ हम जा रहे हैं। और मल्टीपोलैरिटी में जब आप जाते हैं तो उसके बहुत सारे फवायद भी होते हैं, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, और कुछ चैलेंजेस भी होती हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी होती हैं। लेकिन ओवरऑल जो चाइना की पॉलिसी हमें नजर आती है इस टाइम एंड एज में, वो कोलैबोरेटिव नजर आती है। वो शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे हैं। इसीलिए डिस्पाइट रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स उनका ट्रेड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है आसियान के साथ। सिमिलरली रशिया जो है वो भी एक सेंटर स्टेज ले रहा है। नेचुरली वो टॉप 5 इकोनॉमीज में आता है, नेचुरल रिसोर्सेज उसके पास हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत बड़ा वो सपोर्टर है। तो वो भी चाइना के साथ मिलके एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। और ब्रिक्स जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के तौर पे है। अनफॉर्चुनेटली पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर हम ये भी देख रहे हैं कि वो जो इदारे बनाए गए थे वो तकरीबन कोलैप्स कर गए। आपने गाजा का भी जिक्र किया, तो UN हो जाए, WTO हो जाए, UN के ज़ेली इदारे हों, ये तमाम कोलैप्स कर गए हैं। और इनकी वजह से हमें नजर आता है कि हमें अब नए सिस्टम और ग्लोबल गवर्नेंस की तरफ जाना है। यूनिपोलर सिस्टम की तरफ अगर हम जा रहे हैं, पहले तो बाइपोलर था, फिर सिंगल हो गया, आप कुछ यूनिपोलर सिस्टम देख रहे हैं आप, या कैसे इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं? नहीं, मैं मल्टीपोलर सिस्टम देख रहा हूं, और वो भी रिवॉल्विंग मल्टीपोलर सिस्टम देख रहा हूं, जिसके अंदर जो लोगों के आपस में रिलेशनशिप हैं वो ट्रेड, इकोनॉमिक रीजंस पे आगे बढ़ेंगे। और ये किसी भी मिलिट्री रीजंस में अलायंसेस नहीं बनेंगे। नेचुरली आगे चैलेंजेस भी मुझे नजर आ रहे हैं साउथ चाइना सी में, चाइना और US आपको नजर आ रहा है ट्रेड वॉर। लेकिन अभी चाइना जिस तरह स्ट्रेंथन हो रहा है वो किसी कॉन्फ्लिक्ट की तरफ नहीं जा रहा। सर, तो रशिया चाइना, मैं जरा कंप्लीट कर लूं, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, टर्की, ये इंपॉर्टेंट रोल्स अब प्ले करने लगे हैं। और हसनैन साहब ने इस पे काफी लिखा भी है और इस पे काफी रिसर्च है उनकी। लेकिन मुझे ये नजर आ रहा है कि अगर ये इकोनॉमिक ब्लॉक बनता है मोर देन एन मिलिट्री अलायंस, तो ये बहुत ज्यादा होगा। और सिमिलरली जो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से जो मिलिट्री वेयर विदऑल है वेस्ट का, यूरोप का, वो भी श्रिंक होता नजर आ रहा है। US इस चीज की वजह से वहां पर भी प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, और ओवरऑल उनकी जो नैरेटिव है उसको भी चैलेंज किया जा रहा है। अब वो इतनी आसानी से अपने डिसीजंस को इम्पोज नहीं कर सकता, ऑल्दो उसने अजरबैजान और अर्मीनिया की जो पीस डील है उसमें एक एक्टिव रोल किया है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इजराइल पे उसका कंट्रोल नहीं उस तरह, गाजा के कॉन्फ्लिक्ट में, मिडिल ईस्ट में अब उसका उस तरह कंट्रोल नहीं है। तो चाइना की तरफ देख रहे हैं एज ए बैलेंसिंग फोर्स। सो चाइना जो है गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट डेकेड में, एक तो मुझे ये लगता है कि नेक्स्ट डेकेड SCO का डेकेड होगा, इसलिए ये आपने जो रीजन्स बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा मुझे लगता है कि ये जो है, ये जो ग्रोथ जो हमें नजर आ रही है उसके अंदर नए नए कंट्रीज हमें चाइना के करीब आते हुए नजर आएंगे और इकोनॉमिक ब्लॉक बनाएंगे। साथ साथ हमें ये भी नजर आएगा, जिस तरह भी आपने देखा कि पाकिस्तान जो है वो अपनी मिलिट्री ग्रोथ की तरफ जा रहा है थ्रू चाइना सपोर्ट। तो सिमिलरली और भी बहुत सारे ममालिक हैं, चाइना का जो आर्सेनल है, चाइना की टेक्नोलॉजी है वो बेहतर हो रही है। सो फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना एक टेक्नोलॉजी हब बनता जा रहा है, और उसका जो रोल है जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट में बहुत बढ़ गया। सर, वो तो उन्होंने प्रूफ भी किया, मतलब लाइक व्हाट हैपेंड ऑन द 9th and 10th of May 2025, the world have seen with their naked eyes like how this technology was it got a supersede from the other technologies. मुझे उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने जो एक बात की मैं इसे फर्दर एलैबोरेट करवाना चाहता हूँ आपके मुंह से। जैसे आपने कहा जी कि इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमी फैसला करेगी to strengthen the relations between the nations in the coming time. So it means
کہ اب اگر کوئی بھی ملک اگر اکنامکلی دے آر ان اے پوزیشن جہاں پہ وہ کہیں کسی اور ملک کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بیس بن جائے گی آپ کی گروتھ کی. کیا آپ مجھے اس کے بارے میں تھوڑا ایلیبریٹ کریں؟ علامہ اقبال نے آج سے 100 سال پہلے کہا تھا کہ گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالیہ کے چشمے ابلنے لگے، گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کے مداری گیا. تو حضرت علامہ اقبال نے تو آپ کو 100 سال پہلے یہ پریڈکٹ کر دیا تھا کہ آپ نے کس طرح آگے بڑھنا ہے جیو پولیٹیکل سینس. اور وہی چیزیں ابھی ہمیں نظر آ رہی ہیں. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اکانومی جو ہے، سیلف ریلائنس جو ہے، یہ امپورٹنٹ ہوتا جا رہا ہے. کووڈ کے نے ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح ممالک کتنی جلدی سپلائی چین ڈسرپٹ ہوتی ہیں. سو اس لحاظ سے آئی تھنک ہمیں اکنامک جو کوریڈورز ہیں، اور آپ نے کوریڈور اور بلاکس کی بات بھی کی تھی، تو اس لیے اکنامک کوریڈورز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے جا رہے ہیں اوور آل جیو پولیٹیکل سینس میں. پاکستان نے بھی اپنی جو نیشنل سیکورٹی نیریٹو ہے اس کو گلوبل یا ریجنل اکنامک پیراڈائم کے اندر ٹرانسفارم کیا ہے. اس پہ کافی کام ہو رہا ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جب تک آپ سیلف ریلائنس نہیں کریں گے، دیکھیں چائنا نے بتا دیا ہے کہ 30 سال کے اندر، 3 ڈیکیڈز کے اندر ایک ملک فرام لوئسٹ ایب ہائیسٹ لیول پہ جا سکتا ہے جسٹ بائی یوزنگ اٹس کمپیٹیٹو انڈاؤمنٹ، اور ساتھ ساتھ ایک پولیٹیکل ول ہارمنی کے ساتھ اور پریگمیٹک لیڈرشپ کے ساتھ. یہ اگر آپ کے پاس اسٹرینتھ آ جائے، آپ کو اللہ نے ایک جیوگرافی دے دی، آپ کو انرجی رچ اور انرجی ڈیمانڈ کنٹریز کے درمیان رکھ دیا، سو آپ کو کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ کس طرح یہ چینج آئے گا. یہ چیزیں یہ میں صرف کمپلیٹ کر لوں، یہ چیزیں جو ہیں آپ ریجڈ نہیں ہوں گی کہ آپ کہیں کہ ملٹی پولر ورلڈ ہے یا یونی پولر ہے، یا یہ تمام چیزیں اب اکنامک ریزنز کی وجہ سے چینج ہوتی جائیں گی. اور جس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ افیکٹ ہے اس کا کلائمیٹ چینج کا بھی آئے گا. آپ دیکھیں اس کی وجہ سے جو فورس مائیگریشن ہوگی، اس کی وجہ سے جو رسک اور سیکیورٹی کے اسپیکٹ مجھے نظر آ رہے ہیں، اور جو کولیبریشن مجھے BRI میں نظر آتی ہے کلائمیٹ چینج اور اکانومی کی، یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے. اب آپ ایک ڈائنامک ورلڈ کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر لوگ اپنے الائنسز، نیچرلی جیوگرافی ہوگی، آپ اپنے مسائل تو نہیں بدل سکتے، لیکن ان کے ساتھ ریلیشن شپ، جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی نیئر شورنگ اور فرینڈلی شورنگ کی طرف جائے گی. وہ ممالک جو آپ کے قریب ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، ان کی طرف جائے گی. اور یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے، اور اسی چیز کو پاکستان نے پلے کرنا ہے. نمبر 1 اکانومی آپ سے تقریباً 200 کلومیٹر 2000 کلومیٹر سے بھی زیادہ دور ہے. آپ کے ڈسٹینسز 12 گھنٹے ہیں کچھ ممالک سے، لیکن کوئی ایک ایسا ملک جو نمبر 2 اکانومی آپ سے 1.5 گھنٹے کی ایئر فلائٹ پہ ہے، اور اونچی ان کا بالکل آپ کے ساتھ نیکسٹ بارڈر ہے، اس کی اکنامک گروتھ بالکل ساتھ ہے. سو ڈسٹینسز، جیوگرافی، ہیومن ریسورس اور کیپیسٹی، یہ 4 چیزیں ہیں جو کہ ڈیفائن کریں گی کہ آپ کی ریجنل الائنسز کیسے ہوتے ہیں. کسی بھی بلاک کو نکمی قومیں نہیں پسند، نکمے لوگ نہیں پسند. وہ ان لوگوں پہ کام کریں گی، ان لوگوں پہ انویسٹ کریں گی جو کہ پروڈکٹیو ہوں، جن میں کیپیسٹی ہو کہ وہ اسٹرینتھن کر سکیں ریجن کو بھی اور اپنے ملک کو بھی. Sir, Dr. Sab, thank you very much. We will have to go for a short break, and we will be back with the same question. Stay with us. اور ابھی یہ جو چل رہا تھا ڈاکٹر صاحب جس طرح اس کو بتا رہے تھے، ہمیں سمجھا رہے تھے، ہم اس پوائنٹ کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. Stay with us. Welcome back to our program Golden Ring, and it is on Special TV, and our respectable guest ہمیں چونکہ ڈاکٹر سر حسنین مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور حسنین مرزا صاحب سے ہمیں، مرزا صاحب، پاکستان کا اسٹریٹجیکلی اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی اسٹریٹجیکل جو لوکیشن ہے، یہ اس کو بہت سارے کوریڈورس بناتی ہے. اگر میرے سے پوچھے تو ہمارا ایک کوریڈور یہ بھی ہے کہ ہم وایا افغانستان ازبکستان تک ایک ٹرین لائن بنا رہے ہیں، یہ بھی ایک اکنامک کوریڈور ہے. اگر ہمارا ایک اور کوریڈور دیکھیں تو تاپئی جو گیس پائپ لائن تھی وہ بھی ایک بڑا
दैट इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक कॉरिडोर कि आपकी प्राइस लॉक हो चुकी है उनके साथ, तुर्कमेनिस्तान के साथ, एंड दैट इज वे बैक, लाइक जब एक बड़ी सस्ती प्राइस थी और वो प्राइस आज भी लॉक्ड है, तुर्कमेनिस्तान गवर्नमेंट उसे ओन कर रही है. अगर आपको उसी प्राइस पे गैस रिजर्व्स यानी गैस आप तक आना शुरू हो जाए तो उसमें एक हिंड्रेंस थोड़ी सी, अभी तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गेटिंग बेटर विद आवर रिलेशनशिप विद आवर नेबरिंग एंड ब्रदरली कंट्री अफगानिस्तान. अफगानिस्तान के साथ तो वैसे हमारे ताल्लुकात कभी भी बुरे नहीं थे, लेकिन वो बीच में कोई एक ऐसा स्पैम, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिससे हम वक्ती तौर पे वो कुछ ऐसे एक्टिविस्ट आ जाते हैं जो हम दोनों ब्रदरली नेशंस को थोड़ा सा दूर कर देते हैं. तो मैं कोऑर्डिनेशन के हवाले से मेरा क्वेश्चन ये है कि देयर आर अ लॉट ऑफ अदर कॉरिडोर्स लाइक तापी गैस पाइपलाइन. अगर पाकिस्तान को अगर वो गैस पाइपलाइन इंडिया तक भी पहुंचती है और आपको $2 बिलियन सिर्फ उसका एक रेवेन्यू मिल जाता है जो कि आपकी पॉकेट में जा रहा है, तो इसमें पाकिस्तान को कोई एतराज़ तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें भी फ़ायदा हो रहा है. अगर ये रीजनल कनेक्टिविटी की बात है, अगर ईरान से गैस पाइपलाइन अप टू चाइना जाती है और उसमें भी आपको कनेक्टिविटी से फ़ायदा हो रहा है, तो डू यू फील देयर आर अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स, अ लॉट ऑफ एरियाज जहाँ पे हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, या पाकिस्तान को रीजनल बेनिफिट्स की ज़रूरत है? थैंक यू. आपने एक सवाल में 2-4 सवाल इकट्ठे कर दिए और काफ़ी लंबे कर दिया. भारत में आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. आपने जो कहा कि कॉरिडोर का कि और भी कॉरिडोर्स आ रहे हैं. देखें, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा था, इस वक्त पाकिस्तान जो है, रशियन एक रिसर्चर है, उसने पाकिस्तान के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया, पाकिस्तान इज़ जिपर ऑफ द रीजन, विच मीन्स जो आपने कहा ना कि लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे हमारे हर तरफ से कॉरिडोर गुजर रहे हैं, जा रहे हैं, हमारे अंदर से भी भाग हो रहा है. तो इस वक्त जो मैं इसको कहता हूँ, हम लोगों ने इसको नाम दिया था बैटल ऑफ कॉरिडोर्स, ऑफ इकोनॉमिक कॉरिडोर्स. 2 मेजर इस वक्त जो ग्रुप्स हैं वो अपने अपने कॉरिडोर्स के लिए कोशिश कर रहे हैं. चाइना के अपने कॉरिडोर्स की चीज़ चली, उसको काउंटर करने के लिए अमेरिकन कॉरिडोर्स का भी एक वो मामला शुरू हुआ है. अभी रिसेंटली जहाँ डॉक्टर साहब ने भी कहा कि उसका आर्मेनिया, अज़रबैजान में अमेरिकन दे वांट टू, इन कॉरिडोर की जो आपने कहा ना स्ट्रेटेजिक वैल्यू भी, पॉलिटिकल वैल्यू भी, उसमें एक बहुत बड़ी मसला इशू ये आ रहा है कि अब एक तरफ अमेरिका की चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी चल रही है, उसको भी वो कॉरिडोर्स की तरफ से, उधर से आप देखें कि रशियन कॉरिडोर भी आ रहा है, INSTC इंटरनेट जो रशिया ईरान वो नीचे आ रहा है. हमने उससे बात भी की थी, वो हमें पाकिस्तान को भी शामिल करना, उसको वो हमारे CPEC के साथ भी लिंक करना चाहते हैं. इसी तरह से इंडिया ने एक इसी में, या सॉरी आप कंटिन्यू कीजिए. इंडिया ने अपना एक कॉरिडोर लॉन्च करने की कोशिश की. अब सबको पता है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप वाला जो कॉरिडोर था, इकोनॉमिक कॉरिडोर. इन सब का जो बेसिक अगर आप देखें कि जो इनकी बैक ऑफ द माइंड, जैसे अब्राहम अकॉर्ड इसराइल ने इधर लेके आया कि जी हमारा वो भी एक सॉर्ट ऑफ अ कॉरिडोर आप कह लीजिए, ये सब बेसिकली स्ट्रेटेजिक कॉनोटेशन के साथ चल रहे हैं कि चाइना को ब्लॉक करो, पाकिस्तान की एक्सेस ब्लॉक करो, ईरान को, ये जो इंडियन ओशन में जाने का अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो. जो आपने बात की दूसरी के जी, हमारी जो एनर्जी कॉरिडोर में याद रखिए कि इट इज़ नॉट जस्ट ट्रेड ऑफ वंस कमोडिटी. कॉरिडोर में जब बात करते हैं तो ट्रेड ऑफ एनर्जी भी आती है, ट्रेड ऑफ कमोडिटीज़ भी आती है, ट्रेड ऑफ सर्विसेज भी आती है. यू हैव डिजिटल थिंग आल्सो, ठीक है ना. कनेक्टिविटी में लैंड बेस्ड है, एयर बेस्ड है और डिजिटल कनेक्टिविटी, 3 चीज़ें आ जाती है ना. तो जो भी आपने बात की कि हमारी ईरान से और सेंट्रल एशिया से जो हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं, तापी वाला या ईरान पाइपलाइन वाला, इंडिया उसमें से इसलिए पीछे हटा था वेरी फ्रैंकली, दोनों में से, कि उससे झटका लगेगा और ये प्रोजेक्ट बंद हो जाएंगे. और जो आपने बात की कि कितने बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान को मिलेंगे, तो वो पाकिस्तान विल बी लूजर इन दैट सेंस कि जी जब आगे जा ही नहीं रही तो वो ऑब्वियसली प्रोजेक्ट बैठ जाएगा, पाकिस्तान को इकोनॉमिक लॉस होगा. उसके लिए फिर चाइना ने कहा कि जी हम IP में गैस हमें भी चाहिए, आप हमें गैस दे दें, तो वो गैस वहाँ जा सकती है. तो वो इस वक्त भी वो उसी को आप उतना ही वैलिड है. आपने बात की अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान में जैसे हमारे ऊपर नीचे होता रहा, हमने उनको हेल्प की, लेकिन अब वो कुछ डिफरेंट तो हुए हैं थोड़े से. अब वो चाइना भी कोशिश कर रहा है. अभी पिछले दिनों उनका ट्राइलेटरल जो हमारी टॉक्स थी वो हुई हैं, उसमें उनको कहा गया कि भाई अपने जो इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व करें.
दो मेन इशू है कि हम सेंट्रल एशिया से हमने जो बात की थी, हमारा एक और भी था, हमने जो प्रपोजल दी हुई है, आप अल्टरनेट राउट्स भी अपने आप को तैयार रखते हैं. यू डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. थ्रू चाइना. लेकिन मिर्जा साहब, मैं इस बात को एक आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ. देखिए, ये मिडिल ईस्ट वॉर से पहले या जो एक स्ट्रेटजी एक ऐसी भी बनी हुई थी जब ईरान को ऐसा लग रहा था कि इंडिया इज़ वेरी मच इन देयर फेवर, और वो जो ट्रेड रूट था वो वाया ईरान थे, वो एक एक्सेस थी. उसमें इंडिया बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे दो शोल्डर्स इकट्ठे चल रहे हैं. लेकिन इसी वॉर स्ट्रेटजी में ये जो रिसेंटली इन लास्ट 1 मंथ इसने भी कॉन्सेप्ट को तो चेंज कर दिया. अब तो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया. अब मैं नहीं देख रहा कि ईरान और इंडिया वैसे फ्रेंडली हैं. तो ये कॉरिडोर जो एक बनाना चाह रहे थे, जो समहाउ किसी जगह पे हमारे प्रोस्पेक्टिव को यानी कि सी पैक को काउंटर भी कर रहा था. आई कांट सी इट वर्किंग इन द सेम वे. जी, आपने बिल्कुल सही कहा. दिस वॉर व्हिच हैपेंड इन मे, इट हैज चेंज अ लॉट. A total perception change about Pakistan in the world and especially in the region. So what you are saying कि वो तो अब आप भूल जाएं कि जी वो IPI बनेगी नाउ. और इसी तरह से IM जो इंटरनेशनल रशियन जो कॉरिडोर है वो भी INSTC जो है, अब वो भी हमसे बात कर रहे हैं कि उसको आप ज्वाइन करें विद दी CPEC. आई हैव टू गिव यू अ काउंटर क्वेश्चन. यू से कि ताइपे मुमकिन नहीं है, IP मुमकिन नहीं है, यानी ईरान पाकिस्तान इंडिया. बट ऑन द अदर हैंड ट्रम्प ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से ऑयल, यानी पाकिस्तान में जो ऑयल निकलेगा पाकिस्तान इंडिया को ऑयल बेचेगा. यानी आप उससे ये देखिए कि वो जो बात कह रहे हैं वो तो कह ही कुछ और रहे हैं. यानी कि एक चले हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त अगर if it is not that powerful but it is still a superpower, they are reaching the world matter. मैं आपको बताता हूँ. मैंने एक तो वो जो आपने कहा ना, मैंने वो नहीं कहा कि वो नहीं हो सकता. मैंने कहा कि वो अब चेंज हो गया हुआ है. IPI IPC बन गई है. ईरान पाकिस्तान चाइना पाइपलाइन जो है, जो हमारी गैस पाइपलाइन थी, तो वो दैट प्रोजेक्ट इज देयर एंड वेरी वैलिड. वो अभी भी हो सकता है. इसी तरह से जो अफगानिस्तान से तापी की और ये दूसरी गैस पाइपलाइन या कासा 1000 हमारे इलेक्ट्रिकल पावर की आनी थी, दोज प्रोजेक्ट स्टिल देयर. वो सिर्फ फंसे हुए हैं जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है टेररिज्म की वजह से, उसको न्यूट्रलाइज करने के. लेकिन चाइना उधर से भी पुश कर रहा है. वो आपको पता है वहान बॉर्डर से आ रहा है. तो अगर वो भी चल जाता है तो ये थोड़ा सा रूट चेंज करके दिस थिंग विल बी बैक ऑन ट्रैक. जहाँ तक बात है ना, आपने जो ईरान US की बात की, पाकिस्तानी ऑयल की, देखिए पूरी दुनिया में अमेरिका की जंग ही ऑयल की है या रेयर मेटल्स की है. रेयर अर्थ मेटल जो है, प्रेशियस मेटल जिसे आप कहते हैं, उनकी है. वाइट अमेरिका जो है ईरान आर्मीनिया अजरबैजान को लेके पहुंचा है. अजरबैजान के पास ऑयल है, अगेन वाई दे रहे हैं. सो वो जो चीज़ है ना, जो आप कह रहे हैं कि इंडिया यहाँ से निकाल के आप इंडिया को बेचेंगे ऑयल या किसी को, वो एक बड़ी फार फ्लैज मेरे हिसाब से, आई डोंट नो क्या हो सकता है. लेकिन हमारे पास ऑयल एक्सप्लोरेशन अगर हो जाएगी तो वो हम डेवलप कर लेंगे. उसके अंदर इस पे तो एक न्यूज़ आ चुकी है, आई एम नॉट रॉन्ग सर हसनैन मिर्ज़ा साहब के इमीडिएटली जब ये बात हुई तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये कहा कि वी हैव ऑलरेडी identified 7 companies who are going for the exploration in Pakistan. Like वो एक इतना immediate effect नज़र आया. और उसके बाद पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने मतलब एक तारीखी जंप आ रहा. एक तारीखी जंप वो था जो कि 11 मई को लगा था. उसके बाद एक तारीखी जंप वो था जो उस दिन लगा जिस दिन उन्होंने ये बयान दिया. और हम क्या इतने बड़े प्रेसिडेंट, यानी ऑफ कोर्स अमेरिका इज अ बिगेस्ट इकोनॉमी विद like 3 point something trillion more. तो उस इतनी बड़ी इकोनॉमी का प्रेसिडेंट अगर खड़ा हो कि एक बात ये कह रहा है कि यस इट इज गोइंग टू हैपन, तो शुड वी टेक इट लाइक अ जोक कि उन्होंने एक सिर्फ जोक किया था? नहीं, मैं आई एम नॉट सेइंग जोक. तो बात जो कर रहा हूँ वो ये है कि जो आपने बात की कि उनकी इन्वेस्टमेंट वंस US प्रेसिडेंट अनाउंसेस कि वो ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ऑब्वियसली आपकी स्टॉक तो मार्केट जो है वो तो एकदम से ऊपर जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी फर्स्ट इकोनॉमी आपके पास आ रही है खुद तो चल के, और वो अपने का तो वो आपके इकोनॉमिक फिगर्स को चेंज वी बैलेंस आवर रिलेशनशिप. दिस मैं उधर लाइक देयर इज वन साइड यू आर हैंगिंग आउट विद अमेरिका एंड द अदर साइड यू हैव अ रोमांस विद चाइना. सो हाउ डू यू बैलेंस इट? देखिए द थिंग इज कि इसमें
دی بیسٹ اور دی ڈپلومیسی جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ دونوں کو بیلنس لے کے چلیں ان یور اون نیشنل انٹرسٹ، ناٹ ان دا انٹرسٹ آف اے اور بی بٹ ان یور اون انٹرسٹ، آپ دونوں کو بیلنس کریں، وہ ہماری ڈپلومیسی پہ ہے۔ آپ نے جہاں تک بات کی جو انرجی کی، تو میں ابھی وہ پچھلے دنوں اخباروں میں پڑھا ہوگا، میری 2016 میں چائنیز نے مجھے گورنمنٹ نے بلایا تھا، میں نے وہاں ریجنل انرجی گرڈ کا ایک پیپر دیا تھا، اس میں کانسیپٹ دیا تھا کہ یہ جو ہمارا پورا ریجن ہے، ان کی جتنی بھی انرجی ریسورسز ہیں ان کو آپس میں ایک دوسرے سے شیئر کریں، تو اس کے اندر اب یہاں پہ Tajikistan is just a little far from you and they are producing this power on a very lower price. بالکل، تو ہم نے وہ اس کے لیے ایک پورا کانسیپٹ دیا تھا، اس کے اوپر ہم تو اسی کے اندر اگر آپ کا امریکنز ادھر آتے ہیں اور آپ کے آئل کو ایکسپلوریشن کرتے ہیں تو ہمیں فائدہ ہے نا کہ آپ کے پاس ایک بڑی پاور آ کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہی ہے اور آپ کی چیزوں کو ڈیولپ کرنے لگے ہیں۔ اگر وہ ڈیولپ کر لیتے ہیں، آپ کو ہمیں یہاں مل جاتے ہیں آئل کے ہمارے ریسورسز ہیں، تو اوبیسلی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے گین تو پاکستان ہی کرے گا نا۔ تو ہمیں دونوں کو لے کے چلنا ہے، یہ نہیں کر سکتے کہ ہم شٹ آف کر دیں دوسرے کو۔ اس کو دیکھیں چائنا کا اپنا رول ہے، ہمارے ساتھ شروع سے کھڑے رہے، تھک اینڈ تھن دے ور دیئر ود اس اینڈ دے ول بی دیئر اینڈ وی آر ود دیم۔ اسی طرح سے باقی جو کنٹریز ہیں، اب ہمیں ریجن کا جو اب پوری ڈائنامکس چینج ہوئی ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا اب ریجن کو دیکھا جا رہا ہے کہ ریجن کو زیادہ فوکس ہو رہا ہے۔ اوبیسلی امریکنز آ رہے ہیں، موسٹ ویلکم، ہمیں تو اپنی اکانومی دیکھنی ہے، وی ہیو ٹو لک پاکستان نیشنل انٹرسٹ، کہ جو بھی آتا ہے اگر ہمارے انٹرسٹ میں کام کر رہا ہے، یس۔ مرزا صاحب، میرا ایک سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ سی پیک فیز 2، سی پیک فیز 2، واٹ ول بی دا normal impact for a normal person, especially considering the CPAC phase 2؟ ذرا اس کا مجھے briefly reply میں جلدی سے آپ کو بتاؤں۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آپ نے بلکہ مجھے اس میں کہا کہ جی آپ ہمیشہ اسٹیک ہولڈر کی بات کرتے ہیں۔ سی پیک فیز 2 جو ہے وہ انڈسٹریلائزیشن کے بارے میں بات کرتا ہے اور ڈفرینٹ جو آپ کے جو پبلک سے ماسس اس کے جو ڈائریکٹلی جو لنک ہیں ایشوز ان کے اوپر۔ اب اس کے اندر اگر آپ اس میں پراپرلی اس کی مارکیٹنگ نہیں کریں گے، لیٹ می یوز دس ورڈ، اور جو اس کا بینیفیشری ہے، دو پارٹس ہو گئے، ایک اسٹیک ہولڈر ایکچوئل اور ایک اس کا بینیفیشری، وہ دونوں یہیں پہ ہیں۔ اگر یہ دونوں سائڈز اس میں انوالو نہیں ہوتی اور خالی سرکار تک کی حد تک رہتا ہے تو وہ پھر اس کا بھی فیز 1 والا ہی حال رہے گا کہ بس کاغذوں پہ چل پڑا وہ۔ سو اس کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نیشنل جو اسٹیک ہولڈر ہے اور جو نیشنل آپ کا جو اکنامک بینیفیشری آدمی، وہ دونوں اس کو جب تک اون نہیں کریں گے آپ کا فیز 2 امپلیمنٹ ہونا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ کو پالیسی میں اس وقت میجر چینج کرنی پڑے گی کہ ان دونوں جو دوز ہو آر دی ایکچوئل پارٹنر فار فیز 2، دی بینیفیشری یور پبلک اینڈ دی اسٹیک ہولڈر، ان دونوں کو You mean public and private partnership, a concept like that? پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی چلتا ہے، یس، here I'm talking the beneficiary and the stakeholder، یہ دونوں normally connectivity becomes the same way. یہ ٹرائنگل ایک بن جاتی ہے۔ ہماری انفارچونیٹلی ابھی تک ہمارے گورنمنٹ نے وہ ٹرائنگل کو ایکسیپٹ نہیں کیا یا وہ اس کو پرسیو نہیں کر سکے۔ وہ آپ کو ہم نے اس کے اوپر رپورٹ بھی دی تھی، تو وی ہیو ٹو ڈو دس کہ جس میں اسٹیک ہولڈر اور یہ دونوں۔ مرزا صاحب، ہمیں اس تھوڑا سا نیکسٹ کویسچن کی طرف موو کرنا پڑے گا کہ ریسنٹلی ہاؤ ڈو یو فیل دیر از اے کنسیپٹ آف ابراہم ایکارڈ، اور اس طرح کی جو گفتگو آ رہی ہے اور یہ مختلف حلقوں سے آ رہی ہے، اور اس میں ظاہر ہے نیچرلی جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہ تو 3 نیشنلٹیز، 3 میجر نیشنلٹیز آف دا ورلڈ کی بنتی ہیں اس ابراہم ایکارڈ میں۔ تو یہ اگر ابراہم ایکارڈ کو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں، یا اگر یہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے، یا اگر اس میں سے کوئی ایسی پاسبلٹی ہے، اور وہ پاسبلٹی ہے، تو وہ کیا مڈل ایسٹ کے بارڈر سافٹ ہو جائیں گے؟ کیا اس کے بعد آپ یہ سمجھیں گے کہ یروشلم کو ایک انٹرنیشنل سٹی کا درجہ دے دیا جائے گا؟ یہ ابراہم ایکارڈ کی جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ تھوڑا سا آپ ہمیں بریف کیجیے کہ یہ کیا ہے؟ یہ ایک ابراہم ایکارڈ کے اوپر وی کین ہیو اے فل پروگرام، لیکن میں بائٹ جس آپ نے کہا جلدی سے کر دیتا ہوں۔ ایکچولی یہ ایک یو ایس اسرائیلی پلان تھا جس پہ مطلب پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کا انٹرسٹ واچ کرنا ہے۔ سو پاکستان کے انٹرسٹ میں آپ کو میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے دیتا ہوں، اینڈ دین اس کے بعد زیادہ بات کریں گے۔ ہمارا جو میجر انرجی سورسز اس وقت ہیں جو آرگینک، جس میں آئل اینڈ گیس، وہ ہم یو اے ای سے، قطر سے اور سعودی عربیہ سے لیتے ہیں۔
The once Israelis are there, boots on ground जिसे आप बात करते हैं, जब आ गए हैं उन्होंने अपने साइन कर दिए हमें, उस वक्त कोई भी चीज़ होती है तो अगर हम कोई बात नहीं सुनता, पाकिस्तान अपनी फ्री फॉरेन पॉलिसी पे चलता है, तो हमें कान मरोड़ने We के get लिए squeezed, yes. कान मरोड़ने के लिए, हमें स्क्वीज करने के लिए अंडर द अब्राहम अकॉर्ड उसके अंदर सिक्योरिटी पार्ट भी क्लॉजेज हैं, वो भी तो वो यूएई से या कहीं से भी हमारी डिसरप्शन कर सकते हैं हमारी ऑयल सप्लाईज में, एनर्जी सप्लाईज में। ये भी कहते हैं जी ये आप फुल पेमेंट करें अभी हमें जो जो बेनिफिट्स हैं वो वो हमारे लिए अभी वो नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि हम जो हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है वो अब आजकल के सिनेरियो में पोस्ट वॉर जो हमारी ईरान वॉल हुई जी और इंडिया वाली, उसके अंदर अब अब्राहम अकॉर्ड इज़ नॉट अ फ्रेंडली Agreement जो हमारे वो बेसिकली हम देखें उसके बदले में हमें चाइना को छोड़ना पड़ेगा। ये आज हम बात कर रहे हैं, ये कल को आपको पता लगेगी। आज आपको हम जब उस ग्रुप में चले जाएंगे तो इंसर्कलमेंट वाले जो चाइना के लिए करने की कोशिश की जा रही है, हम उसमें शामिल हो जाएंगे। मैं एक It's not good for Pakistan. मेरी ज़हन में है कि अभी मैंने रिसेंटली एक न्यूज़ पढ़ी कि Israel have signed a very big agreement with Egypt, and that is for the gas and some energy supplies, and that is a billions of dollars. I don't remember exactly the amount if I can get it, or that is for next 20 years. So that big agreement, if they are signing with their neighbor country, and that is also a Muslim country, and that is for next 20-25 years. So that kind of agreements, do you think कि ये इसराइल को स्टेबल करने में और हमारी जो हमारा एक स्ट्रांस है उसको कमज़ोर कर रहा है? नहीं, आपकी बात ठीक है, हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी मैं तो रीजनल बात कर रहा हूँ, मैं रीजनल उसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि अव्वल तो ये हमारा नहीं, हम तो ऊपर की बात करते हैं। तो उसमें आप इसको जो मैंने कहा था इंडियन कॉरिडोर जो इंडिया ने किया, वो अब्राहम अकॉर्ड दोनों मिल जाते हैं। जब वो मिल जाते हैं तो आप एनसर्कल हो जाते हैं ना वे। तो एक तो आप उस चीज़ को जहन में रखिएगा। आपने जो बात की कि उन्होंने एनर्जी को उनके साथ किया, देखें वो एनर्जी के सोर्सेस के ऊपर आके बैठ रहे हैं, इजिप्ट को भी देंगे, इजिप्ट से भी लेंगे। एक चीज़ आप और याद रखिए, जो मैंने बहुत पहले भी शायद हम पाकिस्तान, ईरान या ये जो हमारा सेंट्रल एशिया, हम अजमी हैं, हम अरब नहीं हैं। उन्होंने जो स्लोगन अब्राहम अकॉर्ड का किया है कि हम कज़न्स हैं, अरब्स एंड ज्यूज हैं, वो कज़न्स हैं, ठीक है ना, वी आर नॉट देयर कज़न्स। ठीक है, तो आप हमें उस लिहाज से तो जो वहाँ पे जो सारा कुछ मिडल ईस्ट जिसे आप कहते हैं या अरब वर्ल्ड में और गल्फ में जो चल रहा है, वो एक टोटल डिफरेंट डायनामिक्स चल रही है, लेकिन उसका बहुत सीवियर इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी आता है। सो हमें बेसिकली अपने नेशनल इंटरेस्ट को गार्ड करना मुझे है। क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, वी हैव टू वॉच आवर नेशनल इंटरेस्ट, एंड व्हाट इज आवर नेशनल इंटरेस्ट? वी आर फर्स्ट, वी आर पाकिस्तानीज एंड देन वी आर एनीथिंग एल्स। हमें ये सोचने की जरूरत है, आवर नेक्स्ट डोर नेबर, इट इज जस्ट लाइक एज डॉक्टर आदिल सेड, that it is just like 1.5 hour flight from Pakistan. So where we have to go to rely on first, that is, it is on our north, it's China. They are standing with us and we can feel their presence even during our hard time. They have really proved it, and we will wait for your feedback and your comments. Thank you very much. See you inshallah next week. Allah Hafiz.